धामपुर में नगीना मार्ग स्थित केएम इंटर कॉलेज के मैदान में आजाद समाज पार्टी कांशीराम द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना सज्जाद नौमानी ने की। सभा में चंद्रशेखर आजाद और मौलाना सज्जाद नौमानी के पहुंचने पर धामपुर नगरपालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य विवेक कुमार सेन सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने फूल मालाएं डालकर व कांशीराम जी की प्रतिमा देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से एएसपी पूर्वी धर्म सिंह मरछाल सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर भरत सोनकर व धामपुर कोतवाल किरण पाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर धामपुर नगर पालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह ने मंच से कहा, माहौल जुल्मतों का मिटाना जरूर है, माहौल जुल्मतों का मिटाना जरूर है, अपना लहू जमी को पिलाना जरूर है। रवि ये यकीन है मेरा, कुछ सब्र कीजिए, भाई चंद्रशेखर जी को संसद में जाना जरूर है। भाई चंद्रशेखर जी को सिर्फ नगीना लोकसभा से नॉमिनेशन कराना है, उन्हें संसद में पहुंचाने का काम नगीना लोकसभा की जनता करेगी। एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर बन के काम करेगा। वहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बेमान में आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे जिले के विधानसभा के एक कार्यकर्ता नेता को, प्रभारियों को, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात एक किया और जहां दूसरे लोग बड़े बड़े साधन लगाकर रैलियां कर रहे थे, आज के कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए उन्होंने अपने साधनों से इस धरती को पाट के इस मैदान को भर के साबित कर दिया कि गरीब लोग भी किसी से कमजोर नहीं। अगर वो ठान ले तो वो बड़े से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। आपने जिनको नेता बना के भेजा विधानसभा लोकसभा में, क्या वो आपके क्षेत्रों के लिए बोले? अभी आपके यहाँ लोकल में सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जानकारी के तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको बता दूं, यहां गुलदार ने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लोगों का, आम लोगों का हजरत निकलना मुश्किल हो गया। किसान खेत पर नहीं जा पा रहा है, मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिला घर से नहीं निकल पा रही। जो निकलता है उसकी जान के ये नहीं पता कि उसकी जान बचेगी नहीं बचा। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्ची को उसने, एक नाबालिग बच्ची 14-15 साल की बच्ची पे उसने हमला कर दिया और अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान ले ली। जिनके बच्चे जाते हैं उनको पता होता क्या होता है कीमत जान की, सरकारों को नहीं पता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा लिखकर, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा कि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, कुर्सियों में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बैठती है, हम टैक्स देते हैं कि हर एक व्यक्ति की जीवन रक्षा करो। आप लोग क्या कर रहे हो बताओ? अगर हजरत एक नेता को नुकसान हो जाता, एक उद्योगपति को नुकसान हो जाता, पूरी सरकार पड़ जाती है यहाँ की। लेकिन यहाँ गरीबों की जान जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्षेत्र को मिला 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, आप सबकी आवाज सुनते हो, अगर वास्तविकता में आप मुख्यमंत्री हो और आप योगी का चरित्र रखते हो तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दो उनके बच्चों को, जिनके घरों में, इनके घरों के चिराग बुझ गए। और सुरक्षा व्यवस्था करो। जब नेताओं की सुरक्षा हो सकती है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की सुरक्षा हो सकती है, इन गरीबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। इनको गरीब, कमजोर, इनको कीड़ा मकोड़ा समझ के नजरअंदाज किया गया सरकारों द्वारा। और अजय 5 घटनाएं अभी कुछ दिनों में यहाँ दलित समाज की बच्चों के बलात्कार की हो गई और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हाथ पे आकर के बैठे। मैं होता पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी को भागने नहीं देता पार्लियामेंट से और पूछता नहीं बताया। हम टैक्स देते हैं कि हमारे लोग, हमारी बच्चे हमने इसलिए पैदा की कि उनकी हत्या कर दी जाए, उनका रेप किया जाए। इस देश में बदला क्या आपके लिए? आप बताओ। अगर यहाँ गरीबों की बच्चे सुरक्षित नहीं, अगर उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी सरकारों का कोई फायदा नहीं हो। सरकारें आपकी नहीं हो सकती मेरे लोगों। आप देखोगे, अभी मैं चर्चा कर रहा था एक पत्रकार साथी से,
और मैं जानता हूं मीडिया के साथी इस बात पे जरूर ध्यान करें मेरी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इजराइल दिखाई दिया, उनको मणिपुर दिखाई नहीं देता। और मणिपुर छोड़िए, पूरे देश में जो कमजोर वर्गों पे हिंसा हो रही है वो दिखाई नहीं देती उनको। सरकारी कर्मचारी बड़ा आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में कि हमें पेंशन दो, नौजवान सड़कों पे, रोजगार नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है, कोई कहने वाला नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हम इजराइल के साथ। आप ये जानते हो, अगर आपने इतिहास पढ़ा, और मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि हमें हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आप इतिहास उठा के देखो, अगर आप ये बात जानने का प्रयास करोगे इजराइल और फिलिस्तीन को, तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह हमारे देश में हम लोग, इस देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, वो जो बेबस लाचार हो रहे हैं अपने देश में वोट होते हुए भी, इसी तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया और फिलिस्तीन के लाखों लोगों को बंदी बनाया और फिलिस्तीन को अपने ही देश में वहां के लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मगर आप ये बताओ, अगर वहां फिलिस्तीन की लड़ाई गलत है तो देश ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वो कहां सही है आप बताओ। यहां भी तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों के बलिदान दिए, उनकी यूनिट ने प्राणों के बलिदान दिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी आजादी के लिए अंग्रेजों से। अगर आज उस बात को वो लोग गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों कहूं मैं इजराइल के साथ। मैं हर एक कमजोर के साथ हूं और मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि अगर किसी का हक छिनेगा वो चुप नहीं बैठेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में विदेश पॉलिसी खराब ना करे। आप अटल जी का बयान सुनना, अटल जी फिलिस्तीन के साथ थे, नेहरू जी फिलिस्तीन के साथ थे, इंदिरा गांधी फिलिस्तीन के साथ थी, और आज की सरकार इजराइल से, वो उनकी जांच एजेंसी है जिससे हमारे नेताओं के अकाउंट खंगलवाने हैं, उनके फोनों में क्या ये दिखवाना है, उनकी इंक्वायरी करवानी है। अपने निजी संबंधों को बचाए रखने के लिए अपने देश की फॉरेन पॉलिसी खराब कर रहे हो। चाइना का मुकाबला करो अगर तुम में दम है प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ खड़े हैं। चलो चाइना की तरफ आगे बढ़ो, चलो कूच करो, हम देखेंगे आप में कितना दम है। आज से पहले गोली हम खाएंगे, ये देश हमारा है, इस मुल्क के लिए शहादत हम सहेंगे। लेकिन अगर आप देश से गद्दारी करोगे तो ये होने नहीं देंगे, हम इस बात को याद रखना। पूरी भीम आर्मी, पूरी आज समाज पार्टी शोषितों, वंचितों, मजलूमों के साथ खड़ी है। और आप इतिहास जानते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, चाहे पहलवानों का मसला, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे सीएम पर एनआरसी का मसला हो, कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें हमने कमजोरों का साथ नहीं दिया। क्योंकि मेरे बाद आप लोग आज के जो अध्यक्ष हैं इस सभा के, उनको सुनेंगे। वहीं मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने कहा, चंद्रशेखर आजाद से मेरी 1, 2, 3 मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बम्बई आए। बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की समाजी व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। मैंने महसूस किया कि इनके साथ बहादुर नौजवान हैं। मैंने महसूस किया कि अगर ये विचारधारा सही है, और मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये विचारधारा सही है, इसमें जरूर जानकारी के बढ़ाने की जरूरत है, इसमें जरूर अध्ययन के बढ़ाने की जरूरत है। लोग इस बात को नहीं जानते, और मुसलमानों ने अपने ही दरमियान इस्लाम की चर्चा की। अपने देश के भाइयों और खास तौर पर 85% मजलूम शोषित आबादी को नहीं बताया क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बुनियादी उद्देश्य समाजी व्यवस्था को बदलना था। लोग समझते हैं कुर्ता पजामा टोपी पहनने के नाम इस्लाम है। लोग समझते हैं नमाज पढ़ने का नाम सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है।
एक संकल्प की जरूरत है, एक समझदारी की जरूरत है, एक जानकारी की जरूरत है। और मुझे जिस बात से उम्मीद पड़ी है वो ये है कि ये भीम आर्मी हो या आजाद पार्टी, ये इसके साथ युवा पीढ़ी है, नौजवान। आप में शक्ति है, आप में एनर्जी है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, नुसरत बिश्शबाब, मैं जो समाजी व्यवस्था को बदलने में कामयाब हुआ, मैं जो गुलामों को मुल्कों का हुक्मरान बनाने में कामयाब हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, एक गुलाम था, उसका नाम था बिलाल, काले रंग का, छोटे कद का, इंतहाई छोटा समझा जाने वाला, जिसको ऊंची जात के लोग तपती हुई रेत पर लिटाकर मारते थे, उसके सीने पर चट्टाने रखते थे, उसको जलील समझते थे। मक्के के नौजवान बच्चे उनके मुंह पर आकर थूकते थे। जब मक्के के दरवाजे खुले, जब व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा चैप्टर नया आया, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऊंची जात के कुरैश के खानदान के किसी आदमी को नहीं, किसी अरबी और हाशिमी और मुत्तलिबी को नहीं, बल्कि उस गुलाम और उस दलित बिलाल से कहा, तुम काबे की छत पर चढ़ो और छत पर चढ़कर अजान दो। इंसानी हिस्ट्री और इतिहास में मेरी बच्चियों और बहनों और नौजवानों, कभी कोई इंसान, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि काबे की छत पर नहीं चढ़ा था। ये मोहम्मद साहब थे जिन्होंने गुलाम को, और मुझे कहने तो एक दलित को, एक काले रंग के शोषित समाज के इंसान को काबे की छत पर चढ़ाया। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही। हमें अपना कसूर मानना चाहिए, हमें अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करनी चाहिए। हम यही समझते रहे कि भारत में असल में बहुत बड़ी बहुमत हिंदुओं की है, तो उसमें जो सेकुलर हिंदू हैं उनका साथ दे दो और तो कम्युनल और फैसिस्ट हिंदुओं को कमजोर कर दो। और ये करते करते आज हम इस जगह पर पहुंच गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। क्या भारत का इतिहास जिसने पढ़ा है, क्या वो इसमें से संदेह कर सकता है कि भारत की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की आबादी के कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा शहीदों की संख्या मुसलमानों की है, सबसे ज्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। जाओ दिल्ली में इंडिया गेट पर वो जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शहीदों की संख्या लिखी है, किस समाज के शहीद सबसे ज्यादा हैं, मैं कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के शहीदों की संख्या सबसे बड़ी है।